हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है बिल्कुल ठीक ही होंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आज जो है फाइनली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्रैश कोर्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग जो है स्टूडेंट्स इस चैनल पे ASR टुडे पे हम लोग जो है बेसिकली क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आज जो है मैं फाइनली आपका जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 8 से, है ना। वो हमारा चैप्टर नंबर 8 क्या है, ट्रिगोनोमेट्री। तो जो स्टूडेंट्स को जो है अगर समझ में नहीं आता है कि हमारा जो बेसिकली क्रैश कोर्स क्या होता है, क्रैश कोर्स हम किसको कहते हैं, तो वो चीज़ जो है आप समझो। ओके, तो स्टूडेंट्स क्रैश कोर्स जो होता है हमारा बेसिकली ये उन बच्चों के लिए होता है, यानी उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो कि अगर वो एक बार सिलेबस पढ़ चुके हो, यानी कि जो स्टूडेंट्स एक बार अपना सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं, तो बेसिकली उनके लिए होता है हमारा क्रैश कोर्स। उनको जो है एक और बार कम समय में जो है जल्दी पढ़ाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रैश कोर्स। जैसे सपोज करो कि कोई बच्चा है और उसको मान करके चलो कि उसका जो है पूरा सिलेबस ख़त्म हो गया है। ओके, और यदि उसको जो है उस सिलेबस फिर से रिवीजन करना हो थोड़ा सा अच्छे तरीके से, अच्छे वे में, तो उसको जो है हम कम ही समय में, लगभग 2 से 3 महीने में, 2 से ढाई महीने में ख़त्म कर लेता है वो बच्चा टीचर के द्वारा। तो उसी कोर्स को हम लोग कहते हैं क्रैश कोर्स। ओके, तो स्टूडेंट्स इस चैनल पे ASR टुडे पे मैं आपको जो है क्रैश कोर्स करवाने वाला हूँ। ओके, और अभी से आप जो है जोड़ भी सकते हो कि हमारा 3 से 3.5 महीने बेसिकली बचा हुआ है। तो इसी यानी इतना ही दिन में जो है हमको बेसिकली हम अपना कोर्स जो है रेडी रखेंगे, है ना, यानी कि कंटिन्यू रखेंगे, उसके बाद ख़त्म करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक डाउट है कि क्या वो बच्चे जो है इस वीडियोज़ को नहीं देख सकते हैं जो है अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करे हुए हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स अपना जो है सिलेबस बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं। वो अगर मान के चलो कि ऐसे कि आप अगर कोई स्टूडेंट्स अभी शुरुआत ही कर रहा है पढ़ने के लिए और वो एग्ज़ाम भी देने वाले हैं 2021 में, तो क्या वो स्टूडेंट्स जो है इस वीडियो को देख करके अगर 2021 में जो है एग्ज़ाम देंगे तो अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर मेरे से अगर आप सजेस्ट कर रहे हो, यानी कि मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हो, विनती की अगर आप सर बताइए कि हाँ इस जो है वीडियोज़ को अगर देख करके शुरुआती से हम देखते हैं तो क्या हम जो अच्छा मार्क्स हासिल कर पाएंगे। तो डेस मैं तो कहूँगा कि आप जो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे, क्योंकि ध्यान से सुनो, मैं सिर्फ यहाँ पे क्रैश कोर्स ही नहीं करा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे बिल्कुल अपना सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं सिर्फ मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना। मैं उन बच्चों के लिए ये क्रैश कोर्स दे रहा हूँ जो कि कुछ भी नहीं पढ़े हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स का तो मतलब होता ही क्रैश कोर्स है। लेकिन मैं यहाँ पे उस तरीके से आपको बताऊँगा कि जैसे कि अगर सोचो कि जब भी हमारा कोई एक्सरसाइज आने वाला है, यानी कि चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो मैं यहाँ पे आपको क्या करूँगा कि उस चैप्टर में जो भी हमारा क्वेश्चन जो है जिस बेसिस पे आता है, यानी कि उसमें जो है जो हमारा थियोरेटिकल चीज़ें हैं, जैसे कि उसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, कहाँ पे क्या चीज़ें लगती है, तो हर एक सारा चीज़ जो है मैं आपको पहले ही थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट में सब कुछ आपको बता दूंगा। और उसके बाद मैं आपको क्या करूंगा कि उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज पे ले जाऊंगा। ओके, तो यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि जो स्टूडेंट्स अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो वह स्टूडेंट्स भी इस वीडियो के माध्यम से 2021 में जो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आज का जो है हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि यहीं से जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री है, यानी कि त्रिकोणमिति। तो यहाँ से जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं और अपना जो है क्रैश कोर्स को, यानी कि क्रैश कोर्स को हो या तो आप जो भी समझो, इसको जो है हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो ना स्टूडेंट्स हमारा जो ये चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, तो आज के लेक्चर में तो जो है मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊँगा। ओके, और जब भी मैं अगले वीडियो बारे, यानी कि अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, है ना, क्योंकि समय भी आप सोच सकते हो कि बहुत कम है। तो स्टूडेंट्स हमारा ये जो ट्रिगोनोमेट्री है, ये इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं ना। ट्रिगोनोमेट्री ये हमारा चैप्टर 8 है, NCERT बुक से, है ना। अलग अलग बुक में जो अलग अलग चैप्टर हो सकता है, बस आपको जो है सब कुछ पढ़ाया जाएगा चैप्टर वाइज हिसाब से। तो ये जो हमारा स्टूडेंट्स है ट्रिगोनोमेट्री, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको समझना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्री आखिर में है क्या चीज़। ट्रिगोनोमेट्री किससे, किन किन चीज़ों से जो है मिल करके बना है, इसका डेफिनेशन क्या है, ट्रिगोनोमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स देखो क्या क्या जो है कभी कभी क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ को जो है पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं तो उसी चीज़ में जो है उसका डेफिनेशन छुपा हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रिगोनोमेट्री, तो इस ट्रिगोनोमेट्री में ही इस ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन छुपा हुआ है। ओके, तो मैं अभी आपको जो है बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। ओके, तो ये जो हमारा ट्रिगोनोमेट्री है ये बेसिकली 3 वर्ड से मिलकर के बना है। कौन कौन, तो ध्यान से सुनो। और ये 3 वर्ड जो है कैसे है आप ध्यान से देखो। इसको तो मैं लिख सकता हूँ ट्राई, और उसके बाद गोनिया, एंड उसके बाद मेट्रोन। ओके,
हालांकि हमको क्या बोलना चाहिए था, ट्रिगोनोमेट्री बोलना चाहिए था ना, लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये जो हमारा बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री है ये 3 वर्डों से मिलकर बना है, और वो कौन कौन सा, ट्राई या ट्री भी बोल सकते हो, गोनिया एंड प्लस मेट्रोन। तो ये जो आप वर्ड देख रहे हो, ये तीनों वर्ड, ये हमारा बेसिकली इंग्लिश का वर्ड नहीं है। ये जो हमारा वर्ड है ट्राई, गोनिया प्लस मेट्रोन, ये जो हमारा वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है। ओके, और ग्रीक वर्ड में ये जो हमारा है, तो इसका मीनिंग क्या होता है ग्रीक वर्ड के लिए, तो देखो जरा, ट्राई का अर्थ होता है ग्रीक वर्ड के लिए 3, ट्राई मीन्स 3। ओके, और उसके बाद ये जो आप देख रहे हो गोनिया, तो गोनिया का मतलब होता है आपका कोण, किसी किसी बुक में जो है भुजा भी लिख दिया जाता है, तो मतलब एक ही है। और मेट्रोन का मतलब होता है मापना, है ना, तो 3 कोण का जो है मापन। यानी कि बेसिकली हमारा जो ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन है, एक्चुअल में अगर उसका जो हम देखें बिल्कुल लॉजिकल से चीज़ें, कि ट्रिगोनोमेट्री जो हमारा बिल्कुल 3 वर्ड से मिलकर के बना है, ट्राई, गोनिया एंड प्लस मेट्रोन। ये हमारा कौन सा वर्ड है, तो ये हमारा ग्रीक वर्ड है। कौन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। ओके, और ग्रीक वर्ड ये जो 3 आपको दिख रहे हैं, ट्राई, गोनिया प्लस मेट्रोन, तो इन तीनों ग्रीक वर्ड का जो मीनिंग है वो आपको लिखा हुआ है, 3, ट्राई मीन्स 3, गोनिया मीन्स कोण एंड मेट्रोन मीन्स मापना। तो बेसिकली हमारा जो ट्रिगोनोमेट्री है उसका मतलब ही है 3 कोणों का मापना। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो है आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिकोणमिति हमारा जो है, यानी त्रिकोणमिति का यानी ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन क्या, 3 कोण का मापन। ओके, लेकिन स्टूडेंट्स इसको जो है थोड़ा सा और ब्रीफ में समझते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको अभी तक, यानी कि आप जो है क्लास 1 से लेकर के 9 तक ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, है ना, तो आप जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर मुझे बताओ कि जिसमें बेसिकली 3 कोण आता हो, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 कोण का मापन, तो आप हमको जो है ऐसा स्ट्रक्चर बताओ कि जिसमें बेसिकली 3 कोण आता हो। तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, यानी कि एक संरचना है ज्यामिति में, वो है हमारा त्रिभुज। क्या है, त्रिभुज। यानी कि त्रिभुज जो है हमारा, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इसका ऐसा कंस्ट्रक्शन है कि इसमें जो है बेसिकली 3 कोण है, 3 भुजाएं हैं। यानी कि एक तो जो है स्ट्रक्चर मुझे मिला ज्यामिति में कि त्रिभुज जो है इसमें 3 कोण होती है। तो बेसिकली जब हम पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री तो यही पढ़ते हैं, 3 भुजाओं, त्रिभुज की भुजाओं का माप। त्रिकोणमिति में हम क्या पढ़ते हैं, त्रिभुज की भुजाओं का माप। तो यानी कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने कहा कि त्रिकोणमिति का मतलब है 3 कोण का मापना, और हमने कहा कई बुक में जो लिखा हुआ रहता है भुजा, तो आप 3 भुजा का माप बोलो या 3 कोण का माप बोलो, एक ही बात है। या तो अब आपको तो समझ में आ गया कि हमारा जो 3 कोण है वो बेसिकली त्रिभुज में ही है। तो अब या तो ऐसे भी बोल सकते हो कि त्रिकोणमिति का मतलब है त्रिभुजों का मापना, त्रिभुजों का मापना। इस तरीके से भी आप बोलोगे तो आपको जो कोई गलत नहीं करेगा। त्रिकोणमिति का मतलब है त्रिभुजों का मापना। ओके, तो स्टूडेंट्स अब आप सोचो कि त्रिकोणमिति का मतलब जब त्रिभुजों का मापना है तो हम किस किस तरीके से जो है त्रिभुजों को मापेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स त्रिभुज को मापने के लिए बेसिकली ये तो त्रिकोणमिति हमारा है ही त्रिभुजों का मापन के लिए, लेकिन बेसिकली इस त्रिभुज में हम देखो क्या चीज़ पढ़ते हैं कि त्रिभुज में तो आपको पता है कि टोटल 3 शीर्ष, 3 कोण और 3 भुजाएं होती है। लेकिन इसमें जो हम रिलेशन पढ़ते हैं त्रिकोणमिति के माध्यम से त्रिभुज में, तो उसमें जो बेसिकली हम पढ़ते हैं भुजाओं तथा कोणों के बीच रिलेशन। ध्यान से सुनो, हमने कहा कि त्रिकोणमिति में जो हमारा ये पढ़ रहे हैं त्रिभुज के बारे में, तो इसमें जो है बेसिकली हम मेन रूप से पढ़ेंगे इस त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के बीच संबंध। ओके, यही चीज़ जो है हम पढ़ते हैं बेसिकली त्रिकोणमिति में। और जो हमको ये चीज़ रिलेशन देता है किसके बीच, त्रिभुज की भुजाओं यानी कि साइड भुजाओं तथा कोण यानी कि कोणों, तो त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं के बीच जो हमको रिलेशन देता है, साइड और एंगल के बीच जो रिलेशन देता है, तो उसको हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। ओके, और ये बेसिकली हम त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे हैं। तो त्रिभुज की मापन में जो हमको साइड और एंगल के बीच जो रिलेशन देता है उसको हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। और हमारे पास स्टूडेंट्स मुख्य रूप से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। मुख्य रूप से क्या, यानी कि बेसिकली हमारे पास 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपात है। कौन कौन है, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, और इसको जो है थोड़ा सा मैं रफ कर रहा हूँ। बिल्कुल अभी जो है हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें जो है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, लेकिन आगे से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा फास्ट जो है मूव करेंगे। ओके, तो इसको जो है फ्रेंड्स मैं अभी रफ कर रहा हूँ और उसको मैं आपको बता रहा हूँ
कि हमारे पास जो है कौन कौन सा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। ओके, तो फ्रेंड्स हमारे पास जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन है, तो आपको पता होगा है ना कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पहला है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा। इसी को हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। और साइन का उल्टा जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा। अभी ये उल्टा वगैरह क्या है, साइन का मतलब भी क्या है ना, तो बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, तो हम बारी बारी से जो डिस्कस करेंगे। और कॉस का उल्टा है सेक थीटा एंड टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। ओके, तो ये जो आपको दिख रहा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा एंड नीचे में कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, तो ये बेसिकली हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। ओके, और यही जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमको रिलेशन देता है किसके किसके बीच, त्रिभुज की भुजाओं तथा कोनों के बीच। ओके, तो उसको जो है थोड़ा सा और ब्रीफ में हम पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स साइन थीटा जो होता है बेसिकली हमारा क्या होता है, तो इसका जो मतलब है इसको बताने से पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स क्लास 9th में जो है आप पढ़ चुके होंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद इस पर जो है हम मूव करेंगे। ओके, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो हर एक का मतलब क्या है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का काम क्या है, तो इसका काम है कि त्रिभुज की भुजाओं तथा कोनों के बीच रिलेशन देना। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कहा कि आपको तो पता होगा कि समकोण त्रिभुज क्या है। मान करके चल रहा हूँ कि ABC हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे कोण B कितना है 90 डिग्री है। ओके, और उसके बाद आपको मालूम होगा कि अगर मैं कोण C और कोण A की बात करूँ, कोण C और कोण A की बात करूँ, तो आपको पता होगा पिछले कक्षा में कि हमारा जो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है वो बेसिकली 180 डिग्री ही होता है। तो जब ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो B तो हमारा अकेले 90 डिग्री है, तो C और A कितना होगा, अगर ये 90 है तो यानी कि इसको और इसको जोड़ करके 90 होना पड़ेगा, क्योंकि ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि इसका जब तीनों कोण को जब हम जोड़ देंगे तो 180 डिग्री मिलना चाहिए। तो अगर ये अकेले 90 है तो इसको और इसको जोड़ करके 90 होना चाहिए ना, तभी तो जो है सबको जोड़ करके हम 180 कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है ये और ये हमारा 90 डिग्री होगा। ओके, अब यहाँ से प्रॉब्लम है कि A कितना होगा और C कितना होगा। इतना तो हमको पता है कि अगर ये 90 है तो इसको जोड़ करके बाकी के 90 होना चाहिए। ओके, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि A कितना होना चाहिए और उसके बाद C कितना होना चाहिए। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर A मान करके चलो कि 40 डिग्री है तो B कितना होगा, 50 डिग्री होगा, क्योंकि अभी कहा ना दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री मिलना चाहिए। तो अगर A 40 डिग्री है तो C होगा हमारा 50 डिग्री, अगर C 40 डिग्री है तो A कितना होगा 50 डिग्री। इस तरीके से इन दोनों का योगफल 90 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री यानी कितना हो गया, टोटल 180 डिग्री हो गया। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये जो हमारा कोण है अकेले 90 डिग्री है और ये जो हमारा कोण है ये बेसिकली हमेशा 90 डिग्री से कम रहेगा, क्योंकि मैं दो कोणों को जोड़ करके कर रहा हूँ 90 डिग्री, यानी A और C जो है हमारा हर एक बार 90 से छोटा ही रहेगा। अगर ये 89 डिग्री रहेगा तो ये 1 डिग्री रहेगा, अगर ये 80 डिग्री है तो ये 10 डिग्री। देख रहे हो, तो हर एक सिचुएशन में जो हमारा एंगल रहेगा A और C 90 डिग्री से छोटा ही रहेगा। लेकिन बहुत के स्टूडेंट्स में जो है बहुत स्टूडेंट्स के जो है दिमाग में ये ख्याल चल रहा होगा कि चलो इसको हम 90 डिग्री कर देते हैं, तो इसको हम 0 कर देंगे, अगर ये 90 डिग्री तो इसको हम 0 कर देंगे। ठीक है, लेकिन आप यह भी तो पढ़ेंगे कक्षा 9th में ना कि किसी एक ट्रायंगल में दो समकोण पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पे देखो क्या कर दिया कि A को भी 90 कर दिया और B को भी 90 कर दिया, जो कि रॉन्ग है। एक ट्रायंगल में आपको जो है दो समकोण जो है नहीं दिख सकता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है 90 नहीं हो सकता है। एक त्रिभुज में जो है आपको एक ही समकोण दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे एक ऑलरेडी समकोण है तो यहाँ पे समकोण नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जब भी हम रखेंगे तो 89 डिग्री रख सकते हैं 0 से 89 के बीच। तो 0 से 89 अगर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, न्यून कोण ही मिलेगा। न्यून कोण हम किसको कहते हैं, 90 डिग्री से कम वाला के। ओके, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर से एक चीज़ और ध्यान से देखो कि जब हमारा
ए और सी कितना हो गया, तो 90 डिग्री से छोटा हो गया, हमेशा होगा छोटा। तो एक काम करो, इस कोण को मैं अल्फ़ा कर दे रहा हूँ, अल्फ़ा या चलो थीटा बोल देता हूँ, थीटा, और इस कोण को बीटा। तो यानी कितना, तो आपको पता चल गया है ना कि थीटा और बीटा जो होगा हमेशा 90 डिग्री से कम होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री त्रिभुज के, और एक कोण यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होना चाहिए। तो बेसिकली थीटा एंड बीटा क्या है हमारा, हमेशा न्यून कोण है। ओके, और एक चीज़ और कि हमेशा जो स्टूडेंट्स 90 के सामने वाला को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ओके, इसको मैं हमेशा लिखूंगा एच से, किससे लिखूंगा, एच से। लेकिन क्लास 9th में हम पढ़ते थे कि जो सीधी लाइनें होती है समकोण त्रिभुज में, देखो ए बी, ये सीधी है ना, यानी कि वर्टिकल लाइन्स है, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो पृथ्वी तल के पैरेलल है, यानी कि समांतर। तो जो लाइन वर्टिकल होती थी उसको हम क्या कहते थे, लंब कह देते थे। क्या कह देते थे, लंब। और बाकी के जो बचा हुआ था उसको हम आधार कहते थे, है कि नहीं। लेकिन क्लास 10th में आपको ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे लंब और आधार आपका हमेशा हर एक बार चेंज होता रहेगा। किसके बेसिस पे, तो ये जो आपको एंगल दिख रहे हैं थीटा एंड बीटा, इसके बेसिस पे। तो अगर मैं आपको कहूँगा कि थीटा एंगल के लिए लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, तो वो अलग होगा। लेकिन कर्ण की अगर हम बात करें तो कर्ण हर एक एंगल के लिए सेम होगा। ओके, बी के लिए नहीं हम बात करते हैं, सिर्फ हम न्यून कोण के लिए बात करते हैं। ओके, तो थीटा और बीटा हमारा सिर्फ न्यून कोण है, तो थीटा और बीटा के लिए ही सिर्फ लंब और आधार चेंज होगा। ओके, बी के लिए हम कभी भी आपसे नहीं पूछेंगे कि लंब कितना है और आधार कितना है, बी हमारा क्योंकि समकोण है। ओके, तो यानी कि जब भी मैं आपसे पूछूंगा तो थीटा के लिए या तो बीटा के लिए, यानी कि कहने का मतलब है हम न्यून कोण के लिए आपसे पूछेंगे कि बताओ हमारा कौन लंब है और कौन आधार है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि हमारा ये जो थीटा है और बीटा है, तो अभी हमने कहा कि क्लास 9th में तो हम वर्टिकल वाले को लंब कहते थे और बाकी हॉरिजॉन्टल वाले को आधार। लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा सा फंडा चेंज हो जाता है और उसके बाद हम ये दोनों एंगल के रिलेट में बोलेंगे लंब और उसके बाद आधार। तो किसको बोलेंगे, तो ध्यान से सुनो। तो अगर मैं कहूँ थीटा, क्या कहूँ, थीटा, हालांकि जो स्टूडेंट्स सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं उनको सब कुछ पता है ना, तो बिल्कुल आप जो धैर्य के साथ देखो, हो सकता है कि अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो यहाँ पे जो आपको और अच्छे तरीके से समझने का मौका मिल जाता है ना। तो अगर मैं एंगल थीटा लेता हूँ तो थीटा के लिए अगर मैं आपसे पूछूंगा कि लंब कौन सा होगा, थीटा के लिए लंब, यानी किसी एंगल के लिए अगर लंब हम पूछेंगे तो लंब का कौन सा होगा, तो लंब जो होगा आपका एंगल के सामने वाला होगा, यानी कि थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा वो हमेशा लंब होगा। सामने वाला भुजा हमेशा क्या होगा, लंब। तो इसी तरीके से सोचो, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि थीटा के लिए लंब क्या है, तो थीटा के लिए लंब है थीटा के सामने वाला। तो थीटा के सामने वाला कौन सा भुजा है, ए बी, यानी कि थीटा के लिए ए बी लंब है। तो सोचो ए बी लंब है और कर्ण तो हमेशा कर्ण ही रहेगा ना, तो कर्ण लंब और बाकी के आधार यानी कि बी सी आधार है। ओके, लेकिन अगर मैं अब आपसे पूछूं कि चलो बीटा के लिए बताओ, किसके लिए, बीटा के लिए, तो हमने कहा ना किसी भी एंगल के लिए जब आपसे पूछेगा कि लंब कौन सा है, तो लंब वही वाला होगा उस एंगल के सामने वाला साइड, यानी सामने वाला भुजा। तो बीटा एंगल के लिए सामने वाला भुजा कौन सा है, तो बीटा एंगल के लिए जो सामने वाला भुजा है BC है। क्या है, BC, यानी कि बीटा के केस में जो हमारा लंब हो जाएगा वो कौन सा भुजा होगा, BC होगा, ना कि AB होगा थीटा बीटा के लिए। ओके, यानी जिस एंगल के रिलेट में आपको पूछता है उसी एंगल के रिलेट में आपको बताना है। तो उस एंगल के सामने वाला जो साइड होगा आपका लंब होगा और बाकी के बचा हुआ आधार होगा। तो हमने थीटा के लिए पूछा तो थीटा के सामने वाला लंब AB, और बीटा के लिए हमने पूछा तो बीटा के सामने वाला लंब यानी BC। ओके, और आधार कौन सा होगा, तो लंब अगर ये है तो बाकी के बचा आधार, है ना। ये लंब लिखा हुआ है आपका इस थीटा के लिए, है ना। तो यानी कि अगर बीटा की अगर हम बात कर रहे हैं तो बीटा के सामने वाला BC को हम लंब बोलेंगे और AB को हम क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। ओके, तो जो स्टूडेंट्स को पता है अच्छी बात है, और जिसको नहीं पता है वो सीखते चलो।
तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए था, क्योंकि क्लास 9th में हम जो है हॉरिजॉन्टल वाले को क्या बोल देते थे, हर एक बार आधार बोल करके चलते थे, और जो वर्टिकल होता था उसको हम क्या बोलते थे, लंब बोलते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो है 2 एंगल आप देख रहे हैं न्यून कोण वाला, इसके बेसिस पे जो है हमेशा चेंज होता रहता है। तो अगर थीटा के लिए हम बात करेंगे तो थीटा के सामने वाला को लंब बोलेंगे, बीटा के लिए बात करेंगे तो बीटा के सामने वाले को हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट, तो इसका मतलब क्या है। ओके, तो यहाँ पर देखो कि हमने जो है सिर्फ लिखा है साइन थीटा, तो यहाँ पे आपको जो भी एंगल दिखेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यहाँ पे जो भी एंगल आपको दिखेगा, तो यहाँ पे कभी भी ये वाला एंगल आपको गलती से भी नहीं होगा आगे के केस में होगा, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाला एंगल जो आपका गलती से भी नहीं होगा। ओके, यहाँ पे जो है आपका एंगल होगा या तो थीटा होगा या तो बीटा होगा, यानी कि कहने का मतलब है न्यून कोण एंगल होगा। ओके, तो न्यून कोण एंगल होगा, तो यानी कि इसके लिए अगर मैं आपको बताऊँ कि साइन थीटा का मतलब क्या है, तो देखो साइन थीटा का मतलब है, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला है P/H, ये फॉर्मूला है इसका कि साइन थीटा को हम लिखते हैं P/H। ओके, और हमने कहा साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक थीटा हमारा जो होता है ये हो जाता है कितना, ये अगर P/H है तो ये हो जाएगा H/P, इसको उलट देते हैं। ओके, उसी तरीके से कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है ये होता है B/H, और कॉस थीटा का उल्टा है सेक थीटा, तो सेक थीटा हो जाएगा H/B। ओके, उसके बाद टैन थीटा, तो टैन थीटा का आपका फॉर्मूला है P/B, और टैन का उल्टा है कॉट थीटा, है ना, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कितना, B/P। तो ये जो है आपका फॉर्मूला है 6 त्रिकोणमितीय रेशियोज का, यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का, ये वाला। ओके, तो अभी जो है थोड़ा सा और इसके बारे में समझते हैं। जैसे हमने कहा साइन थीटा P/H, तो इसका मतलब क्या है, बस आप एक के लिए मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कि जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, तो जब भी आपको साइन दिखेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, कॉसेक दिखेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, एंड कॉस दिखेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। P का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर मीन्स लंब, H का मतलब क्या है, हाइपोटेनियस मीन्स कर्ण, और उसके बाद B का मतलब क्या है, आधार यानी बेस। ओके, तो यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ओके, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, इस तरीके से आपको याद कर लेनी है। तो सोचो यहाँ पे एक चीज़ अक्सर जो है बहुत स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, और मैं तो ऐसे भी अभी सजेस्ट कर रहा हूँ आपको कि मैं अभी आपको जो है बता रहा हूँ कि अभी ऐसे बच्चे होंगे जो कि पूरा सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन अभी साइन थीटा अगर कॉस थीटा अगर हम आपको जो है लिखने के लिए देंगे तो इसमें गारंटी है कि बहुत बच्चे जो है गलत कर देंगे। इसलिए आप जो अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान से देखो। तो फ्रेंड्स हमने कहा कि साइन थीटा यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो होगा ये वाला एंगल थीटा होगा या तो बीटा होगा। यहाँ पे साइन बीटा भी रह सकता था, लेकिन साइन बीटा भी रहेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं। हम फॉर्मूला कौन सा लिखेंगे, यही वाला लिखेंगे, P/H वाला ही लिखेंगे। ओके, तो लेकिन अब आप यहाँ से पूछ सकते हो कि बीटा और यहाँ पे थीटा लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एंगल भी तो चेंज हो रहा है ना। ओके, तो यहाँ पे बस डिफरेंस इतना सा है फ्रेंड्स कि देखो अगर साइन थीटा मैं लिखता हूँ तो थीटा के लिए भी हमने कहा ना कि थीटा के लिए P अलग होगा, बीटा के लिए P अलग होगा। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे थीटा है तो थीटा के लिए आपको सिलेक्ट करना है PH, और H तो हमेशा वही रहेगा ना। H तो आप थीटा का पूछो या तो बीटा का पूछो वही रहता है, क्योंकि इस केस में देख लो H तो हमेशा H ही है ना, 90 के सामने वाला, लेकिन आपका जो है चेंज होता है P और B। तो अगर साइन थीटा है तो कोई दिक्कत नहीं, थीटा के लिए P हम सेलेक्ट करेंगे, और H तो खैर बात की बात है। लेकिन अगर अगर कॉस बीटा रहेगा या तो साइन बीटा रहेगा तो बीटा एंगल के लिए P हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो साइन बीटा तो हम P/H ही लिखेंगे, फॉर्मूला तो ये आपका फॉर्मूला है ही, लेकिन यहाँ पे एंगल बीटा है तो बीटा के लिए अब की बार हम P/H सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो इसी ट्रायंगल में भी मैं अभी आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जैसे अगर मैं लिखूँगा साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर मैं क्या लिख दूंगा, थीटा एंगल के लिए, तो साइन थीटा बराबर हमारा जो फॉर्मूला होता है P/H होता है। क्या होता है, P/H। यहाँ पर से देखो, और इस फॉर्मूले को जो है आप याद कर लोगे। ओके, आपको जो है इन तीनों को जो है याद करना पड़ेगा। और बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं ये तो इसका अपोजिट है, यानी कि उल्टा। अगर साइन P/H है तो कॉसेक H/P, कॉस B/H है तो ये H/B, देख रहे हैं ना, यानी ये तीनों जो है आपको याद करने की जरूरत है। और ये याद करने का जरूरत है कि साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ओके,
तो हमने कहा कि इसको हम थोड़ा सा लिखते हैं इस ट्रायंगल से। तो साइन थीटा मीन्स पी बटे एच, यानी साइन है तो पी बटे एच तो लिखना ही है, लेकिन एंगल थीटा है तो थीटा के लिए पी एच सेलेक्ट करना है, बी भी सेलेक्ट करना है उसी के लिए। तो थीटा एंगल के लिए सोचो कि थीटा एंगल के लिए थीटा के जो सामने वाला होगा वो होगा हमारा क्या, लंब। तो यहाँ से सॉरी, तो थीटा यहाँ पे थीटा के सामने ए बी है ना, तो यानी ये हो जाएगा हमारा लंब, यानी कि लंब के रूप में हम ए बी को जो है लिख सकते हैं। एच तो एच तो हमारा एच ही रहेगा, यानी ए सी है एच, है ना। तो ये जो इस ट्रायंगल को देख करके हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ चलो साइन बीटा लिखो, तो देखो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला तो हमारा पी बाई एच ही का है, लेकिन बीटा एंगल है, इसकी वजह से देखो क्या हो जाएगा, बीटा एंगल के सामने वाला लंब होगा यानी बी सी लंब होगा, और कर्ण तो कर्ण ही है ना, यानी कि एच, और यानी कि कितना ए सी। तो ये जो है हमारा निकल करके आता है, देख रहे हो दोनों डिफरेंस है, ए बी बटे ए सी एंड बी सी बटे ए सी। तो इस तरीके से जो है स्टूडेंट्स हमारा चलता है, और ये तो अभी जो है शुरुआती है। तो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये इस तरीके का। और भी हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूला है, क्वोशेंट वाला, रेसिप्रोकल वाला, तो उसका भी जो डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी मैंने आपको जैसा कि बताया था शुरुआती में ही कि हम जो है अभी थोड़ा सा बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल इंट्रोडक्शन के साथ चलेंगे, और बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ, है ना। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि इतना जो है बेसिक से हम नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ा सा जो है स्पीड मूव करेंगे, है ना। क्योंकि आप समझ सकते हो कि हमारा जो ये 3 से 3.5 महीने में ही पूरा चिप जो है यानी कि बुक जो है ख़त्म करना है, समझ रहे हो। थोड़ा सा जो है स्पीड तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो ओके, और इसको जो है आपको याद कर लेना है, और नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि 2-4 फॉर्मूले और है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो यानी कि जो भी हमारा फॉर्मूला है उसको बताने के बाद, और हर एक का जो मैं आपको प्रूफ नहीं कराऊंगा, करा सकता था लेकिन यहाँ पे जो बट अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं जो है आपको प्रूफ नहीं कराऊंगा, है ना। तो विदाउट प्रूफ के जो है मैं आपको लिखाऊंगा, और बस खाली वहाँ पे जो मैं आपको समझा दूंगा कि ये फॉर्मूला किस तरीके से वर्क करता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये जो हमारा फॉर्मूला किस तरीके से वर्क करता है। अगर कॉस थीटा कॉसेक थीटा बराबर एच बटे पी है ना, तो ये कैसे काम करेगा, थीटा के लिए जो हमको एच और पी सेलेक्ट करना होता है, और ये फॉर्मूला तो आपको याद ही रहना चाहिए। तो हर एक बार मैं आपको बताता चलूँगा कि कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से वर्क करता है। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग जस्ट इसके आगे शुरू करेंगे, और जल्द ही हम लोग जो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास जो ऑलरेडी समय बहुत कम है, और अगर हम एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो हमारा जो है ख़त्म भी नहीं होगा ना। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और स्टूडेंट्स लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हमारे जो है इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले। और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स आपके यानी कि जो भी आपके दोस्त हैं, उसको जो जरूर इस वीडियो को, उसके पास जो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चलेगा कि हाँ यूट्यूब पे भी जो है कहीं पे क्रैश कोर्स कराया जा रहा है बोर्ड को लेकर के। तो भी जो है इन वीडियो को देख करके अपना जो है मदद ले सकते हैं, है ना, और बोर्ड में जो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं ना। तो ठीक है, आप जो उनको शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।